कॉलेज का भी मतलब एक नियम कानून होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे हम अपने हिसाब से सोचे वैसे हिसाब से हो जाता है। ठीक है, उसमें ये नियम रहता है कि जैसे एक बच्चा आपने डाल दिया ना, आईटीआई का सिस्टम ये होता है कि बच्चा अगर एडमिशन ले लिया तो और उसकी केवाईसी हो गई या एडमिशन ले लिया तो वो सीट चली जाती, उसमें दूसरा बच्चा 2 साल तक नहीं आता। ठीक है, हाँ आईटीआई में ये सिस्टम है। बाकी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो बैक डेट में डिग्री ही बना देती हैं। ठीक है, तो उनकी बात अलग है, लेकिन आईटीआई में ऐसा नहीं होता और ये अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, इससे ये फ़ायदा है कि बच्चा एटलीस्ट कम से कम पेपर दे के तो कर रहा है, भले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे के पढ़ रहा है तो उसकी जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन रहता है। और बाकी जो बीए एमए बीएससी वगैरह इन सब की कोई भी वैल्यू इसलिए नहीं बची क्योंकि हर कोई जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उनका ये कहना है कि एक काम करो, तुम सिर्फ लिखना है, तुम्हें तुम्हें सिर्फ लिखना है, हम पास कर देंगे। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या टिक गलत मार दिए तो नहीं मिलते नंबर। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अगर हमें नंबर अच्छे चाहिए मतलब पास होना है, ठीक है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लें और वो लगभग वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, 150-200 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में, 150-200 क्वेश्चन सेकेंड ईयर में अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इतना तो हो जाएगा कि पास हो जाए। ठीक है, नहीं पेपर क्वेश्चन तो बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर वो क्वेश्चन जो रिपीट ना हो ना तो मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएं। वो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, बस ये है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, पिछली क्लास में भी था। ये काहे का क्वेश्चन है, कलर कोडिंग का। कलर कोडिंग के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप लोगों को एक नाम याद करना है, बीबी रॉय, बीबी रॉय। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड, वेरी गुड व्हाइट। ठीक है, या वाइफ, जो भी याद करना। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर दो। ठीक है, नंबरिंग करो, कहाँ से करोगे, 0 से, होल नंबर्स लिख दो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये नंबर से याद करके रखने हैं। ठीक है, अब देखो बैंड कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 बैंड है ना, तो इसका फॉर्मूला लाएगा ए बी इंटू 10 की घाते क्या लाएगा, सी, 10 की घाते सी, और प्लस माइनस क्या करना है, डी करना है। डी ये जो आखिरी वाला होगा ना, ये टोलरेंस होगा। ठीक है, आखिरी वाला क्या होगा, टोलरेंस होगा। ठीक है, टोलरेंस किसका किसका याद करना है ये भी देख लो। टोलरेंस याद करना है सिल्वर का यानी चांदी का। ठीक है, सिल्वर ही याद करके रखो, ज़्यादा सही है। सिल्वर का, गोल्ड का और नो बैंड का, सिल्वर का, गोल्ड का और नो बैंड का। ठीक है, तो मतलब बैंड नहीं है, चौथा बैंड जो है वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नो बैंड। तो जो सिल्वर है, गोल्ड है, गोल्ड से याद करना करो, चालू करो, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो जो आखिरी में लिखा जाएगा, आखिरी इसका कल कौन सा है, गोल्ड। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गोल्ड। तो आखिरी जो डिजिट होगी प्लस माइनस कितनी होगी, 5%, प्लस माइनस 5% आखिरी डिजिट। तो 10 वाले ऑटोमेटिकली क्या कर दो, काट दो। अब ए में क्या है, रेड, रेड का कितना नंबर है, 2, रेड का कितना नंबर है, 2। ठीक है, और बी नंबर पे क्या है, बी नंबर पे क्या है, ग्रीन, ग्रीन का नंबर कितना है, 5, तो 2 5 आ जाएगा इंटू 10 की घाते। तीसरे नंबर पे कौन है, ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर कितना है, ऑरेंज का नंबर है 3, तो 10 की घाते कितना आ जाएगा, 3, प्लस माइनस डी, टॉलरेंस किसका दिया है, गोल्ड का, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो 25 इंटू 10 की घाते 3 ओम, 25 इंटू 10 की घाते 3 ओम इंटू प्लस माइनस कितना, 5%। सी इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, 4 बार भी रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब हर साल का पेपर तो हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन ये है कि क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और बहुत आसान भी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था। ठीक है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
पी ए बी दिया हुआ है कितना 400, पी ए बी कितना दिया है 400। उसके बाद क्या दिया है क्यू बी सी, ठीक है, क्यू बी सी कहाँ पर है ये वाला, शायद ये क्यू बी सी कितना है 200, ठीक है। एस ए डी, ठीक है, एस ये वाला है, एस ए डी कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। हमें क्या निकालना है आर डी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि आर डी सी का मान कितना होगा। तो सिंपली क्या करो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 400 का गुणा किसके साथ होगा आर डी सी के साथ जिसको हमें निकालना है, और 200 का गुणा किसके साथ होगा 12 के साथ। समझ में आ गया। 200 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ठीक है, और ये 2 से कितनी बार में जाएगा 6 बार में। तो आर डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर सभी को, समझ में आ गया। आर डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है, निकाल लोगे। देखो ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं आया है, कई बार आया है, ठीक है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि एक बार आया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 14, उसमें भी यही क्वेश्चन था, उसका भी शायद आंसर 6 ही आया था ना, नहीं नहीं उसका थोड़ा सा अलग था, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर पे आ गया, ठीक है, 22 के बाद अगेन हमें अब आगे नहीं है, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है बोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ठीक है, बोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। देखो ये कितना बोल्ट है 18, ये कितना है 18 बोल्ट, ठीक है। इधर से हमने 18 बोल्ट दिया, ठीक है। कह रहा है ये जो बोल्ट मीटर लगा है ना इसका पाठ्यांक क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ओपन सर्किट है ओपन, ओपन है मतलब करंट यहां से कितना जा रहा होगा 0, ठीक, करंट यहां से कितना जा रहा होगा 0 जा रहा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा 18 वोल्ट है, यहां भी कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहां भी कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहां भी कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो पूरा यहां कितना मिल जाएगा हमें 18 वोल्ट। जब करंट नहीं फ्लो होता ना तो कोई भी ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से पूरा 18 हमें यहां मिल जाएगा। अगर करंट फ्लो होता तो फिर कुछ यहां ड्रॉप हो जाता, कुछ यहां ड्रॉप हो जाता, कुछ यहां ड्रॉप हो जाता, इसका फिर निकालने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता। कोई कैलकुलेशन, ये देखो कैलकुलेशन वाला आ जाएगा ना आईटीआई में तो हो गया काम फिर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन उसमें कैलकुलेट करने के लिए आने लगेगा तो हो गया काम है। हाँ लॉजिक बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे कोई आईटीआई का बच्चा है उसको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पर ओपन है तो पूरा का पूरा वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ना उसको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये बातें उसको समझ में आनी चाहिए, बेसिक बातें हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन दिया, ये इस क्वेश्चन को अगर हम कैलकुलेशन के बेस्ड पे जाएंगे, समझने के बेस्ड पे, तब तो नहीं हो पाएगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। बस इसका बेसिक हमें समझना है कि अगर सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हैं और बीच में ओपन हो जाए तो ओपन सर्किट पे पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाएगा क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक ये लैंप है, दूसरा ये लैंप है, ठीक है, और ये तीसरा लैंप मैंने ओपन कर दिया, तीसरे लैंप को इस तरीके से ओपन कर दिया। यहां से मैंने वोल्ट दिया 230, ठीक है, 230 वोल्ट दिया। तो इस लैंप को कुछ वोल्टेज मिलेगा, इस लैंप को कुछ वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, कुछ इसको मिलेगा, लेकिन ये ओपन है ना तो पूरा का पूरा 230 वोल्ट हमें यहां पर मिल जाएगा। यहां पर कितना मिलेगा 230 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट में कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता, पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाएगा। तो यही वाली कहानी यहां पर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीरीज सर्किट का क्या उपयोग होता है। सर्किट दो तरीके से हम बनाते हैं, एक बनाते हैं सीरीज और एक बनाते हैं हम पैरेलल, ठीक है, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज सर्किट का उपयोग कहां किया जाता है। नहीं, घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है।
तो घरों के जो कनेक्शन पैरेलल का बोल रहे हो ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बोल्ट मीटर का कनेक्शन करने के लिए, बोल्ट मीटर कनेक्शन करने के लिए हम रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं करते हैं। शंट जो होता है वो समांतर में लगता है, सीरीज में नहीं होता। ठीक है, जैसे अमीटर है ना, अमीटर के समांतर में शंट लगता है। ये शंट जो है ना कहाँ लगता है, अमीटर के समांतर में। ठीक है, सीरीज में ये भी नहीं होता। ठीक है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ बोल्ट मीटर। ठीक है, ये शंट है और बोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, बोल्ट मीटर की जो रेंज है इसको बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मल्टीप्लायर का। ये होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर का उपयोग क्या है, बोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, बोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। रेंज बढ़ाना समझते हो, जैसे कितना वोल्टेज मेजर कर रहा था उससे ज्यादा करवाना है तो उसको कहते हैं रेंज बढ़ाना। ठीक है, ये होता है शंट। इसका उपयोग किया जाता है अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। इसका उपयोग किया जाता है कहां पर, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, शंट का। और मल्टीप्लायर का उपयोग कहां किया जाता है, वोल्ट मीटर की बनाने के लिए। लेकिन मल्टीप्लायर कहां लगा रहता है, सीरीज में। नाम ही इसका शंट है, शंट का मतलब ही पैरेलल होता है। ठीक है, शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल। क्या हुआ तुम्हें, हैं हंसी क्यों आ रही है, ठीक, ज्यादा पढ़ लिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन रेजिस्टर इन सीरीज सर्किट। कह रहा है कि अगर सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ओपन हो जाए तो क्या होगा। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, इस तरीके से सीरीज में है। ये कौन से रेजिस्टेंस हो गए, सीरीज में। एक ओपन हो जाए ऐसे, ये ओपन हो गया। ठीक है, हमने यहां से कितना दिया, मान लो 230 दिया, ये सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 230 है, तो ये पूरा 230 यहां मिलने लगेगा। अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि पूरा 230 यहां मिलने लगेगा। तो कह रहा है नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा। फुल सर्किट करंट फ्लो नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट यहां पे कितना हो जाएगा, 0। टोटल सप्लाई वोल्टेज अपीयर अक्रॉस दी, खुले परिपथ के दोनों सिरों पर पूर्णता अप्लाई वोल्टेज हमें दिखाई देगा। चौथा क्या कर रहा है, नो वोल्टेज, वोल्टेज दिखेगा क्योंकि यहां से जो वोल्टेज दे रहे हैं यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज हमें यहां मिल जाएगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम कर चुके थे। कैलकुलेट द R3, ये हमारा R1 है, R1 बराबर 4 ओम दिया हुआ है, R2 बराबर शायद 6 ओम है। ठीक है, और R3 हमें क्या करना है, निकालना है। और ये दिया है हमें 34 दिए है, 30 दिए है, 24 दिए, हाँ 24 हो गए। ये कितना है, 24 वोल्ट। ठीक है, ये 24 है, तो ये 24 पैरेलल में सब में बराबर होता है वोल्टेज। कल भी हमने डिस्कस किया था कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। तो यहां का करंट अगर मैं निकालूंगा तो यहां पे वोल्टेज कितना है, 24। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 24, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज 24, रेजिस्टेंस कितना, 4, तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहां से कितना चला गया, 6। यहां पे इसका करंट निकालोगे, ये वाला करंट, तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा, इसको I1 मान लो, I2 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई ये कितने का है, 6 का, कितना आ जाएगा, 4। तो 4 एम्पियर यहां से जा रहा है। ठीक है, यहां से कितना जा रहा है, 6, यहां से कितना, 4, 12 में से 10 चला गया, इधर कितना बचेगा, 2 एम्पियर। समझ आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, इधर से 12, इधर से कितना आ रहा है, 12, यहां कितना चला गया, 6, यहां कितना चला गया, 4, यहां कितना चला गया, 2। तो 12 में से 6 4 10 घटा दोगे तक कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, ये 2। ठीक है, अब यहां का हमें क्या निकालना है, करंट। ठीक है, तो यहां का करंट ही निकालना था क्या, अच्छा रेजिस्टेंस निकालना है।
रेजिस्टेंस निकालना है तो R बराबर कितना होता है, वोल्टेज कितना है 24, रेजिस्टेंस कितना निकला 2, कितना आ जाएगा ये 12। पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले सबका क्या करो, करंट निकाल लो। ठीक है, 1 मिनट में एक और अच्छे से बता देता हूँ इसको, जैसे और क्या तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ इस करंट को मान लो कितना I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3। तो अगर मैं I1 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइड बाई क्या आएगा, रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। I2 कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, I3 नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, और मुझे दिखा है I कितना दिया है 12। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है, ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि I बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I कितना दिया है 12 बराबर I1 कितना दिया है 4 प्लस 6 प्लस I3 हमें निकालना है। ठीक है, तो I3 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। I3 कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। अब I3 2 आ गया, तो अब हमें करना क्या है, I3 हमारा निकल आया 2 एम्पियर, तो हमें क्या निकालना है R3। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R3। V कितना है 24 और R3 कितना है 2, कितना आ जाएगा 12 ओम। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक तरीका है करने का। ठीक है, 12 पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। हम पहले पैरेलल सर्किट हमें समझना पड़ेगा कि ये पैरेलल सर्किट है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्किट ए बी पॉइंट इज शॉर्टेड। ए और बी को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये पूरे काहे में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है 0। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है 0। ठीक है, तो अब 0 के पैरेलल में अगर कुछ भी कनेक्ट कर दो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 के पैरेलल में कुछ भी कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तरीका क्या होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का, R टोटल इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इन दोनों का निकालोगे तो 0 का जहां गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0, तो पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है पैरेलल में 0, यदि हम क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। कह रहा है उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, ठीक है, जिसका अगर हम टेम्परेचर क्या करें बढ़ाएं, तापमान बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस क्या हो बढ़े, वैल्यू क्या हो, प्रतिरोध क्या हो बढ़े। ठीक है, क्या होगा, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या करता है, नहीं, देखो अब इनको समझ लो एक बार, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वेरिएस्टर ये होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। समझ में आई बात, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर है। ठीक है, अब एक बात समझो, ये कौन सा रेजिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर है। अब वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर की खास बात क्या होती है कि अगर हम इसमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। वोल्टेज पर इसकी रेजिस्टेंस का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। यानी वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है सेंसिस्टर। सेंसिस्टर क्या होता है, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, उनको कहा जाता है सेंसिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर क्या होता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, उनको क्या कहा जाता है, थर्मिस्टर कहा जाता है।
उनको क्या कहा जाता है? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मतलब वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। उसके बाद होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, लाइट बढ़ाने पर, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर, लाइट की तीव्रता बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार हैं, चार में कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो क्या पूछा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस किसका बढ़ेगा? सेंसिस्टर का। आंसर क्या आएगा इसका? बी। हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्यू। क्यू यानी चार्ज। क्यू क्या होता है? चार्ज। और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, पढ़ा होगा। क्यू बराबर कितना होता है? आई इंटू टी। ये आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कंडक्टेंस की इकाई क्या है? चालकता की इकाई क्या है? ठीक है, अब कंडक्टेंस क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या बनता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है? उल्टा। रेजिस्टेंस को यदि हम उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब बताओ रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? एम एच ओ, मोह। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? मोह। समझ में आया? ठीक है, हाँ, नाम ही उल्टा करना है इसमें। कह रहा है कि प्रति डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, कि टेम्परेचर बदलने पर, प्रति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस पे जो प्रभाव पड़ता है उसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। ये दो तरीके का होता है, एक होता है धनात्मक पॉजिटिव और एक होता है ऋणात्मक, कल भी बताया था मैंने, निगेटिव। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। पॉजिटिव किसमें होते हैं? जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। इसको कहा जाता है सेंसिस्टर और इसको क्या कहा जाता है? थर्मिस्टर। किसको क्या कहा जाता है? थर्मिस्टर। समझ में आई बात? तो टेम्परेचर चेंज करने पर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पर जो रेजिस्टेंस में चेंजेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलरिटी ऑफ बैटरी? बैटरी की पोलरिटी नापने के लिए कौन से प्रकार के अमीटर का उपयोग किया जाता है? देखो, इसमें मूविंग आयरन नहीं होगा, अमीटर, मूविंग आयरन अमीटर नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या नापना है? पोलरिटी की, प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो किससे पता चलेगा? मूविंग कॉइल से। किससे पता चलेगा? मूविंग कॉइल से। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है डीसी में नापने के लिए। ठीक है, इसमें पोलरिटी चेंज हो जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि प्लस और माइनस गलत कनेक्ट किया है, क्योंकि ये पोलरिटी वाला डीसी वोल्ट मीटर आता है प्लस और माइनस चेक करने के लिए। ठीक है, अमीटर से पोलरिटी चेक नहीं करेंगे, किससे करेंगे हम? वोल्ट मीटर से। ठीक है, और वोल्ट मीटर में भी उसमें पोलरिटी रहेगी बीच में, यहां पर जीरो रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ठीक है, ये वोल्टेज नापना है और इसके लिए किसका उपयोग करेंगे हम? मूविंग कॉइल का। डीसी के लिए हम पीएमएमसी का करते हैं क्योंकि सबसे एक्यूरेट होता है। मूविंग अगर आयरन का उपयोग कर लेंगे ना तो स्टार्टिंग की रीडिंग ही नहीं आएगी। स्टार्टिंग में इसकी स्केल सिकुड़ी हुई रहती है, बताया था ना, पढ़ाया था। तो इसकी स्केल सिकुड़ी हुई रहेगी। अपने पास ये पोलरिटी वाला है ना, ठीक है, दिखाया तो था। बैटरी की पोलरिटी नापने के लिए अभी चेक करवा देंगे कैसे करना है। ठीक है, बताया था वैसे। ठीक है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2? R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? ये कितना है? 50। ये कितना है? 50। अब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ठीक है, ये जो हमने 50 दिया है यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। अब चारों प्रतिरोध का है में सीरीज पे, तो सीरीज में प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये कुल प्रतिरोध R हो जाएगा। अब R1 कितना है, 100, 300, ये भी 300 है सर, कौन सा है, ये वाला 200 नहीं है मेरे हिसाब से, तो 300 ही है। अच्छा वो 200 है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ 100, 200, 300 और 400, 100, 200, 300 और 400, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 ओम क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब करंट निकाल लेते हैं। करंट आई बराबर क्या क्या होता है, V बटे आर। V कितना दिया हमें, 50, और I कितना है, R कितना दिया हुआ है टोटल, 1000। ठीक है, तो ये करंट आ गया। अब कह रहा है R2 पे कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, R2 पे कितना वोल्टेज होगा, तो कितना करंट है, करंट सब पे सेम होगा। ठीक है, करंट कितना है, 50 बटे 1000 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 200, कितना है 200, कितनी बार में जाएगा, 5 बार, 5 से 1 बार में कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, कितना जाएगा, 10 वोल्ट। समझ में आया। ठीक है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले I निकाल लिया, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम ही होती है, सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अभी हमने देखा था सीरीज सर्किट का क्या एप्लीकेशन होता है, और सीरीज सर्किट का क्या उपयोग होता है। अरे शंट का मतलब पैरेलल होता है, ये कहां से आ जाएगा, अमीटर में शंट रेजिस्टेंस होता है। हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर का जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है उसमें होता है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, और घरों में लैंप जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्शन करने के लिए भी हम उपयोग नहीं करते। फ्यूज जो होता है कहाँ लगा रहता है, सीरीज पे। फ्यूज हमेशा कहाँ लगा रहता है, सीरीज पे। कह रहा है 1 ओम से 100 किलो ओम तक का प्रतिरोध नापने के लिए कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रतिरोध की रेंज होती है। ठीक है, प्रतिरोध की अगर हम रेंज की बात करें कि प्रतिरोध की कौन सी रेंज होती है, तो एक होता है लो वैल्यू का। ठीक है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस जो होता है ये 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम। ठीक है, और दूसरी होती है मीडियम वैल्यू, माध्यम वैल्यू, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस होता है 1 ओम से 100 किलो ओम तक। समझ में आ रहा है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक। और एक होता है हाई वैल्यू का, हाई रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है वो 100 किलो ओम से ज्यादा का होता है, 100 किलो ओम से क्या होता है, ज्यादा। अब क्वेश्चन की कह रहा है कि अगर हमें क्या नापना है, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस नापना है 1 ओम से 100 किलो ओम तक, तो कौन सी मेथड उपयोग की जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखो कि जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है ना, उसको नापने के लिए हम किसका किसका उपयोग करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग करते हैं। ज्यादातर हमें केल्विन डबल ब्रिज देखने के लिए मिलेगा। अमीटर वोल्ट मीटर मेथड भी करते हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होती है ना, इससे हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मापते हैं। हाँ, इसके लिए हाई वैल्यू के लिए होता है मेगा ओम ब्रिज। ठीक है, मेगर से हम हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं। देखो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक पूछेगा लो रेजिस्टेंस नापने के लिए, तो लो के लिए क्या लगाओगे, केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है,
फिर पूछेगा मीडियम के लिए तो व्हीट स्टोन ब्रिज से पूछेगा, फिर पूछेगा हाई के लिए तो रहेगा मेगर। ठीक है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इससे। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, कल की क्लास में समझाया था। रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं हम इसको। रेजिस्टिविटी जो होता है ना, आर बराबर जो हम रो एल बाई ए लिखते हैं ना, तो ये जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो रो बराबर कितना हो जाएगा, आर ए बटे एल। आर की इकाई क्या होती है बताओ, ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या आ जाएगा, ओम मीटर। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका आंसर। ये रट्टा मान लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की इकाई पूछे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई पूछे, यही लगाना। अब देखो फिर से कलर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कौन सा बैंड है, सिल्वर। सिल्वर से गोल्ड को हटा दो, 5% वाला ऑप्शन हटा दो, 5% वाला ऑप्शन हट गया, बचा क्या, अब दो 10% वाले दो हैं, तो अब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑरेंज, ऑरेंज कितने नंबर पे आता है, बी बी रॉय। ठीक है, कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, बी बी रॉय, 0 1 2 3। ठीक है, फिर क्या है, ऑरेंज, तो फिर एक एक 3 लग जाएगा, फिर इनटू 10 की घातें, 10 की घातें कौन सा है, रेड। रेड कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो 10 की घातें 2, और प्लस माइनस कौन सा कलर, सिल्वर, तो 10% आएगा। तो 3300 प्लस माइनस 10%, 3300 प्लस माइनस 10%। आ गया समझ में। इसके तीसरा क्वेश्चन है ये कलर कोडिंग का, इसके बाद भी नहीं बनता तो फिर दिक्कत है। 38 नंबर कह रहा है कि जो R2 है उसका परपच क्या है। ये R2 जो लगा है इसका परपच क्या है। ठीक है, R2 जो है इसका परपच क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये कौन सा है, सीरीज टाइप का ओम मीटर है। ये क्या है, ओम मीटर है। ओम मीटर में मीटर ये है, मीटर क्या है, ये है, ये बैटरी हमने लगाई है। ठीक है, तो जो R2 है, ठीक है, इसका काम होता है जीरो को एडजस्टमेंट करना। R2 का काम क्या होता है, जीरो को एडजस्ट करना, जीरो को एडजस्ट करना किसका काम है, R2 का। अब क्वेश्चन ये है कि सर R1 का काम क्या है, तो ये करंट को लिमिट करता है, करंट को लिमिट करता है। ठीक है, ये वाला कौन सा है, अननोन, जिसको हमें नापना है प्रतिरोध। ठीक है, तो करंट को लिमिट करता है कौन, कौन करता है करंट को लिमिट, R1। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि R2 क्या करता है, तो R2 क्या करता है, जीरो एडजस्टमेंट करने का काम किसका है, R2। ठीक है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कंडक्टर में हीट अगर बढ़ता है तो कौन सी क्वांटिटी इफेक्ट होती है। H बराबर होता है क्या, I स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट किस हिसाब से जनरेट होती है, I के स्क्वायर के हिसाब से। हीट किस हिसाब से जनरेट होती है, ठीक है। What is the change in resistance in the cross section area of conductor is double। कह रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए। यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल क्या कर दिया, R बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रो एल बाई ए। क्षेत्रफल को क्या कर दिया उसने, 2 गुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाई, हाँ डिक्रीज हो जाएगा कितना, 2 गुना। ठीक है, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R4। अभी बताया ना R1 R2 R4, R3 की जगह इनने R3 यहां लिया है।
ठीक है, कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये दोनों समांतर में है, ये कितने का है 40 का, और ये 60 का है ना, दिख रहा है दूर से 60 का ही है। हाँ, एक 60 का है और एक 40 का। ये 60 का है और ये कितने का है 40 का। ये दोनों समांतर में, फिर सब मिला के सीरीज में हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सब मिला के सीरीज में हो जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, पहला काम करेंगे कुल प्रतिरोध निकालना। तो कुल प्रतिरोध आर टोटल बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 36 प्लस 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 कितना 100, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। प्लस कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये इससे कट गया। ठीक है, कितना आ गया 6 चौको 24, 24 और 36 कितना हो गया 60, है ना। 24 और 36 60, ये 50 का ही है, 50 का ही है ना, 50 का ही है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल आर, कितना हो गया आर टोटल कितना हो गया 110। आर टोटल हो गया 110। अब करंट निकाल लेते हैं। करंट आई बराबर कितना हो जाएगा 220 बटे 220 कटे कितना 110। कितने एम्पियर करंट जा रहा है 2 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर यहां से जा रहा है, तो यहां भी 2 एम्पियर ही जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। ये कितने का 50, करंट कितना है 2, तो कितना जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, ये प्रतिरोध वाली बेसिक समस्याएं हैं, इनको तो सॉल्व करना आना ही चाहिए। व्हाट इज द, ये अभी बताया मैंने एलडीआर, एलडीआर अभी बताया ना, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। हाँ, यदि कह रहा है प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा डिक्रीज होगा। हाँ, अभी बताया था ना डिक्रीज होगा। पावर कैलकुलेट करने के लिए डीसी में क्या फॉर्मूला होता है, देखो पावर निकालने के लिए P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर चेक कर लो, या V स्क्वायर बटे आर चेक कर लो, या V इंटू आई चेक कर लो। ठीक है, कौन सा मिल रहा है, करंट इंटू वोल्टेज मिल रहा है, ये तो सही है। वोल्टेज इंटू टाइम ये नहीं होता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा करंट इंटू वोल्टेज। नेक्स्ट, कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस। लैंप का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, निकालो जरा, कैलकुलेट करो। अरे पुराने क्लास में बताया था रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं लैंप का, लैंप का प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, हैं? वॉट आवर से लैंप का रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो तो हमने यूनिट कैलकुलेट किया था। ठीक है, लैंप का रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे P, V स्क्वायर बटे P। भी कितना दिया है 250 इंटू 250 इंटू 250 डिवाइड बाई पावर कितना दिया है 200। जो कट रहा है वो काट दो 2 जीरो से। 25 का स्क्वायर 600, 25 डिवाइड बाई 2, 3 दूनी 6। ठीक है, एक और ये आएगा ना 312.5। ये फॉर्मूला बताया तो था क्लास में कि ये कैसे कैलकुलेट करोगे, हैं? 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, अभी पढ़ाया था मैंने। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, अरे ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट। शॉर्ट सर्किट का 0 बताया था मैंने। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का कितना होता है 0। इन विच रजिस्टर डज द लोएस्ट करंट फ्लो इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट है, ठीक है, सबसे कम करंट किस पे जाएगा। पैरेलल सर्किट का नियम ये होता है, पैरेलल सर्किट का नियम होता है कि जिस रेजिस्टेंस का मान सबसे कम होगा उसमें प्रतिरोध, उसमें करंट सबसे कम जाएगा। अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो पूरा करंट वहीं से जाता है।
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस कौन सा है, देखो जरा इनमें से। 560, 560 हुआ ना, 50, 220, 450। तो सबसे कम धारा किस में बहेगी? अरे सबसे कम धारा किस पे बहेगी? 560 पे। सबसे ज्यादा धारा किस में बहेगी? 50 वाले। सबसे ज्यादा धारा किससे बहेगी? 50 वाले। कह रहा है कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है? हम्म सी। देखो यूनिट चेक कर लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, या तो फिर क्या होगी? ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो यूनिट ही मैच नहीं कर रहा है, ये भी यूनिट मैच नहीं कर रहा है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो ये माइक्रो में ही आएगा, रेजिस्टिविटी कम होती है, माइक्रो में आएगा। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, विच क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। एरिया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो ये वाला तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। प्रीवियस क्लास एक और डली होगी, जिनने नहीं पढ़ा था तो उसमें चैनल पे डली हुई है, तो वहाँ से ये देख सकते हो। ठीक है, पहला लेक्चर हो गया था तो पहला वहाँ से देख सकते हो। ये सारे लेक्चर कर लेते हो तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। हाँ।